क्लास 12 जेके बोस का चैप्टर 2 जो वाटर पोल्यूशन है उसका जो आगे हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, द टॉपिक इज़ द यूट्रोफिकेशन। अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करें, मैंने यूट्रोफिकेशन पे बेसिकली एक और वीडियो बनाई हुई है, बट दैट वीडियो इज़ लिटिल बिट पेन बेस्ड एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही हैं जिसकी वजह से वो वीडियो थोड़ी सी प्रॉपर नहीं है। तो मैंने थोड़ा डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यूट्रोफिकेशन पे वीडियो बनाने की कोशिश की है। जो अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो स्लाइड बताऊंगी जहाँ पर मैंने इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, विच इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर हम ऐसे यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं तो यूट्रोफिकेशन जो होता है ना, वो दो वर्ड्स को जॉइन कर कर बनता है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, यूट्रोफिकेशन जो है ना, अगर हम उनको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करें, यूट्रोफिकेशन इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग टू पर्टिकुलर वर्ड्स। वन इज़ दिस वन इज़ यू एंड अदर वन इज़ ट्रॉफिकेशन। यू का मतलब होता है गुड एंड ट्रॉफिकेशन का मतलब होता है फूड। तो यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली हमारे पास गुड फूड। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब गुड फूड का क्या कनेक्शन है, बेसिकली इसको प्रॉपरली हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं पहले मुझे यूट्रॉफिकेशन का मीनिंग एक्सप्लेन करना था, जो मैंने कर लिया। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस डायग्राम के थ्रू कि यूट्रॉफिकेशन होती कैसे है। बेसिकली यूट्रोफिकेशन के अगर हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो ना, आप देखिए कि ये मैंने एक डायग्राम बेस्ड लिया हुआ है। आप ना सिंपल समझ लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये हमारे पास कोई लैंड है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ अ लैंड मास जहाँ पर हम हमारे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। अब हमें भी पता है कि जब हमें पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करना होता है तो कहीं ना कहीं जो आजकल की फार्मिंग है उसमें हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, हम उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। अब फर्टिलाइज़र्स का हम अपने क्रॉप फील्ड्स में यूज़ करते हैं ओनली इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द न्यूट्रिएंट क्वालिटी एमंग आर क्रॉप्स। तो हम अपने क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट कंटेंट को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का। अब जब मान लो हमने हमारे क्रॉप्स में क्या करा, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में कि जो हमारे क्रॉप्स हैं वो अच्छे न्यूट्रिटिव क्रॉप्स ग्रो होंगे, एंड अच्छे न्यूट्रिटिव क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए हमने हमारी फील्ड में यूज़ किया फर्टिलाइज़र्स का। तो अच्छे न्यूट्रिएंट वाले क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमने हमारी फील्ड्स में यूज़ किसका किया, फर्टिलाइज़र्स का। तो जैसे ही हमने हमारे फर्टिलाइज़र्स का हमारे क्रॉप में यूज़ किया तो होगा क्या, जो भी हमारे पास लैंड मास है उसमें फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करेंगे। तो जब हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो उससे बेनिफिट तो हमें डेफिनेटली मिलेगा कि जो हमारी लैंड मास है इसमें क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रो हो जाएंगे। बट जब मान लो कोई सॉइल इरोजन हुआ, मतलब सॉइल का कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, एंड सॉइल इरोजन के बाद हमारे पास जो क्रॉप था, वो क्रॉप हमारे तो ग्रो हो रहा है, बट उस क्रॉप को ग्रो होने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, फर्टिलाइज़र्स। तो जब सॉइल इरोजन हुआ हमने क्रॉप फील्ड का यूज़ किया था, और क्रॉप फील्ड में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया था। तो क्रॉप फील्ड में फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की वजह से होगा क्या, ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये हमारी वाटर बॉडी में आ जाएंगे, एंड जैसे ही हमारी वाटर बॉडी में एंटर करेंगे तो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं हमारे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स से। हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा होता है, एंड उसके इतने अच्छे न्यूट्रिएंट कंटेंट की वजह से ही हम कहीं ना कहीं उन्हें हमारे क्रॉप फील्ड्स में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक समझते हैं कि फर्टिलाइज़र्स को आखिरकार हम यूज़ क्यों करते हैं। हम बोल रहे हैं कि यूट्रोफिकेशन जो होता है उसका मतलब होता है गुड फूड। अब उसको थोड़ा कनेक्ट करते हैं कि गुड फूड कैसे आया, ठीक है। अब ये जो गुड फूड जो है उसको कनेक्ट करने के लिए कैसे समझेंगे कि हम फर्टिलाइज़र्स का हमारी क्रॉप में यूज़ करते हैं। अब फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनके अंदर मिनरल होता है, जैसे कि नाइट्रेट, जैसे कि फॉस्फेट। अब नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स जो हमारे फर्टिलाइज़र्स के अंदर पाए जाते हैं, जब ये मिनरल्स हम हमारी क्रॉप फील्ड्स में यूज़ करते हैं, डेफिनेटली दे डू बेनिफिट अस ओवर देयर, दे ग्रो lot of highly enriched mineral crops. But when those fertilizers comes in your water body, comes in the contact with your water body, those fertilizers will definitely become a good source of minerals for your water body as well as। तो in short, उस फर्टिलाइज़र्स का हमारी फील्ड में यूज़ होने की वजह से क्या हुआ, वो फर्टिलाइज़र्स के जो मिनरल्स थे वो मिनरल्स हमारे वाटर बॉडी में एंटर कर गए, ठीक है। अब वो मिनरल्स जब हमारी वाटर बॉडी में एंटर करेंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा, हमारी वाटर बॉडी में एक अच्छा न्यूट्रिटिव मटेरियल आ गया, और हमारी वाटर बॉडी में अच्छे न्यूट्रिटिव मटेरियल का सोर्स क्या था,
फर्टिलाइजर्स थे जिसको हमने क्रॉप फील्ड्स में यूज़ किया, वहाँ से ये फ्लो होकर हमारी वाटर बॉडी में आए। जब हमने हमारे क्रॉप फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा एंड वो हमारे वाटर बॉडी में एंटर आउट हो गए, अब ये फर्टिलाइज़र्स हमारी, ये लेट्स सपोज ये एक्वेटिक वाटर बॉडी है, इस एक्वेटिक वाटर बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइजर्स के मिनरल्स एंटर कर गए। अब जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्रोजन से बनता है हमारे पास नाइट्रेट, दिस इज़ द फॉर्म नाइट्रेट, एंड सिमिलरली हमारे पास बनता है फॉस्फेट फ्रॉम द फॉस्फरस रिस्पेक्टिवली। अब ये नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स हमारी वाटर बॉडी में एंटर करें बिकॉज ऑफ योर फर्टिलाइजर्स विच यू हैव यूज्ड इन योर क्रॉप फील्ड्स। अब फर्टिलाइजर्स के ज़रिए जब ये मिनरल्स हमारी इस वाटर बॉडी में एंटर करेंगे तो इस वाटर बॉडी में ग्रोथ होगी हमारे एल्गी की। सो एल्गी क्या करेगा, इस वाटर बॉडी में ग्रो होगा। और जब क्योंकि ऑब्वियस है ना, ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको, आप जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, यू नीड रिक्वायर फूड as well as oxygen. So same is the case with algae. Algae will also need certain kinds of minerals to grow, and those minerals will be provided by the fertilizers. So fertilizers वो minerals provide करेगा algae को। जब algae के पास वो minerals मिलेंगे fertilizers से, तो fertilizers की वजह से क्या होगा, हमारी water body काफ़ी mineral enriched बन जाएगी, उसके पास काफ़ी ज़्यादा minerals होंगे, due to which क्या होगा, हमारी water body के अंदर काफ़ी ज़्यादा एल्गी ग्रो होगी। एंड जब एक्सेसिव ऑफ एल्गी हमारी वाटर बॉडी के अंदर ग्रो होती है तो उस टर्म को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। आप देखिए जैसे ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी में हमारे, अब जैसे ये तो साइकिल, फॉस्फरस साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू मिनरल्स आ रहे हैं, बट हमने एग्जांपल ली कि जो हमारे मिनरल्स हैं वो हमारे फर्टिलाइजर से आ रहे हैं। इन्होंने तो उस पर्टिकुलर साइकिल के थ्रू लाए हैं, नेचुरली लाए हैं, बट हमने एग्जाम्पल ली कि वो फर्टिलाइजर्स के थ्रू आ रहे हैं। अब फर्टिलाइजर्स के थ्रू नाइट्रोजन नहीं आएगा, फॉस्फरस नहीं आएगा, फर्टिलाइजर्स के थ्रू इनके कंपाउंड्स आएंगे, जैसे कि नाइट्रेट, जैसे कि फॉस्फेट। अब जब नाइट्रेट और फॉस्फेट हमारी वाटर बॉडी में एंटर करेंगे बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, हमारी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो हो जाएगी, एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इज़ कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम। अब जब ये एल्गी ग्रो करेगी, सो इन शॉर्ट यूट्रोफिकेशन अब यहाँ से शुरू होगी। अभी तक जो मैं बता रही थी दैट वॉज समथिंग विच आई वॉज सेटिंग लाइक अ बैक बोन, तो अभी तक मैं बैकग्राउंड सेट कर रही थी, अब वो बेस बन चुका है। अब बस इतना समझ लीजिए कि हमारे पास एक वाटर बॉडी है, हमारे पास एक वाटर बॉडी है, जस्ट एक्सक्यूज मी, हमारे पास एक तो हमारे पास एक वाटर बॉडी है। अभी तक आप ऐसे समझ लीजिए, उस वाटर बॉडी में एक अच्छा फूड है, एंड किसी भी वाटर बॉडी में एक अच्छा फूड होना इज़ समथिंग विच वी कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। आई होप मीनिंग पूरा क्लियर हो गया यूट्रोफिकेशन का होता क्या है, ठीक है। अदरवाइज जब हम उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करते हैं तो भी हम समझ सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन इज़ गुड फूड, ठीक है। अब गुड फूड आया कहाँ से, वो कुछ भी सोर्सेस हो सकते हैं, बट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द फर्टिलाइजर्स बिकम्स द सोर्स ऑफ दैट गुड फूड विच ड्यू टू विच एल्गल ब्लूम हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी। अब एल्गल ब्लूम से यहाँ से बेसिकली इस पर्टिकुलर सेगमेंट से शुरू होगा मेरे यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट। यूट्रोफिकेशन तभी एप्लीकेबल है जब अच्छा खाना होगा, जब गुड फूड अवेलेबल होगा तभी यूट्रोफिकेशन होगा। अब जब हमारी वाटर बॉडी में एक अच्छा खासा फूड हमें मिल गया, अब होगा क्या, उस वाटर बॉडी में एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, यानी कि उस वाटर बॉडी में होगा एल्गल ब्लूम। अब ऑब्वियस है ना, एक बार कोई ग्रो करता है, बाद में वो एक टाइम के बाद डाई भी होता है, मरता भी है, सेम एज अ केस विद एल्गी। अब क्या होगा, ये एल्गी करेगी डाई। जब ये एल्गी मरेगी तो इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में क्या होगा, एक डिके हो जाएगा। आई मीन इस तरीके से पूरी एल्गी की ना नीचे एक लेयर आ जाएगी पूरी, मतलब ऐसे, मतलब अच्छे खाने की वजह से बहुत ज़्यादा एल्गी आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई, और वो सारी एल्गी ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लगी। जब उन्होंने ऑक्सीजन को कंज्यूम करा तो होगा क्या, यहाँ पर वो उन्होंने सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, बिकॉज दे आर डाइंग, दे आर अल्टीमेटली डिकेइंग। अब डिकेइंग के टाइम पे मान लो ये इस पूरी सरफेस पे एल्गी बन गई, तो ऐसे करके ना एल्गी की एक स्लाइम लेयर बनेगी, और जब एल्गी मरती भी है ना, व्हेन दे इवन डिके ना, उस टाइम पर भी दे विल यूज़ ऑक्सीजन। जब वो एम्पल अमाउंट में ऑक्सीजन का यूज़ करेंगी, तो आप खुद सोचिए जो उस पर्टिकुलर एक्वेटिक बॉडी में
ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए देयर आर सर्टेन अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज, बट बिकॉज एल्गी ऑलरेडी उस गुड फूड की वजह से, उस मिनरल क्वांटिटी की वजह से इतना ज़्यादा ग्रो हो चुकी थी, उनमें इतना ज़्यादा एल्गल ब्लूम आ गया था, जिसको हमने डिस्कस करा कि एल्गी इतना ज़्यादा ग्रो हो गई थी कि उन्होंने ना, जब वो डिके करी ना, उनको डिके करने में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो गया कि वो कोई और स्पीशीज़ उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाई. And this phenomena is called as eutrophication. This is the eutrophication real phenomena. अब इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बट एक बेस क्लियर होगा कि एग्जैक्टली यूट्रोफिकेशन होता क्या है. सो हमने डिस्कस करा कि यूट्रोफिकेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारे पास सबसे पहले फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए हमने ले लिया. हमारे फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए जब वाटर बॉडी में वो एंटर करेंगे, उस वाटर बॉडी में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे. जब उस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो अल्टीमेटली एल्गल ब्लूम होगा. जब वहाँ पर एल्गल ब्लूम होगा, उस एल्गल ब्लूम की वजह से वो जो एल्गी है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी. लेकिन जब एल्गी इतना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी तो जो उस वाटर बॉडी में बाकी सारी स्पीशीज़ थी उनके लिए ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी, एंड अल्टीमेटली उनका सर्वाइवल हो जाएगा कम. अब आई होप एक ब्रॉड लाइन क्लियर है कि फर्टिलाइजर्स इंक्रीज़ होंगे, अल्टीमेटली मतलब वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट इंक्रीज़ होंगे. जब वाटर बॉडी में एक अच्छा खाना मिलेगा, एल्गी ग्रो करेगी. एल्गी ग्रो करेगी तो वो जब डिके करेंगी वो सारा ऑक्सीजन यूज़ कर जाएंगी. जितनी ज़्यादा एल्गी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन. तो उन्होंने जब डिके के टाइम पे सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया तो उससे जो बाकी स्पीशीज़ थी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, एंड हेंस दे विल अल्टीमेटली नॉट एबल टू सर्वाइव. ठीक है, अब इसको थोड़ा और बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से स्टडी करते हैं. तो अगर हम ये यूट्रोफिकेशन की बात करें, ये मैंने ऑलरेडी तब से एक्सप्लेन कर रही हूँ. गुड फूड, आई होप अब तो क्लियर होगा कि गुड फूड का मतलब क्या है. बेसिकली गुड फूड, आप अगर यूट्रोफिकेशन को देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. वन इज़ यू जिसका मतलब होता है फूड, गुड, एंड ट्रॉफिकेशन जो वर्ड है ना वो एक अनदर वर्ड ट्रॉफोस से डिराइव हुआ है. जस्ट ट्रॉफोस वर्ड का मतलब होता है फूड. तो इन शॉर्ट यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है गुड फूड. अब ये वर्ड जो है एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ है. तो ग्रीक लैंग्वेज में यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है गुड फूड. यूट्रोफिकेशन को आप तोड़िए, जब आप यूट्रोफिकेशन को ब्रेक डाउन करेंगे यू विल गेट टू नो यू एंड यू विल गेट टू नो ट्रॉफोस. ये दो वर्ड बनेंगे और इनका मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से गुड फूड. अब ये गुड फूड का क्या कनेक्शन, आई होप ये क्लियर होगा. और ये गुड फूड का सोर्स क्या है, आपके फर्टिलाइजर्स. और यहाँ पे वही फर्टिलाइज़र्स जब हमारे वाटर बॉडी में जाएंगे, ये वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. तो उसको मैंने थोड़े से डायग्रामेटिकली फॉर्म में खुद के जब मैं एक्सप्लेन करी थी पेन पेपर फॉर्मेट पे, तब ये किया हुआ था. उसकी वीडियो भी अवेलेबल है ऑलरेडी. अब जब एक्सेसिव एल्गी ग्रो होगी, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम. ये भी हमने कवर कर लिया. उसके बाद हमारे पास ना एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो ऑलरेडी जो ऑक्सीजन कंटेंट हमारे वाटर में हमें मिलता है ना, वो कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन कंटेंट लैंड में. ये वही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है. इसलिए जब वाटर बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट की इतनी ज़्यादा कमी है तो जो वाटर बॉडीज़ में स्पीशीज़ रहती हैं ना, दे नीड टू रिस्पायर 50 टाइम्स हाइयर, राइट, सो दैट दे कैन एक्चुअली लिव, दे कैन एक्चुअली सर्वाइव. बिकॉज वहाँ पे जिस चीज़ की कमी है तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है ना. तो वाटर बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उनको ऑक्सीजन को इनहेल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा रिस्पायर करना पड़ता है. तो ये पूरा का पूरा यूट्रोफिकेशन का एक छोटा सा फॉर्मेट में कि फर्टिलाइजर्स इंक्रीज़ होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है. अब उस वाटर पोल्यूशन की वजह से काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी इंक्रीज़ होते हैं. न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ होते हैं तो एल्गी इंक्रीज़ होता है, जिसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं. एल्गी जब बढ़ती है तो वो सारा का सारा ऑक्सीजन ले लेती है. जब एल्गी सारा ऑक्सीजन ले लेगी तो जो बाकी स्पीशीज़ है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एंड दिस इज़ समथिंग विच वी कॉल एज यूट्रोफिकेशन. आई होप अब ये क्लियर होगा. अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कि यूट्रोफिकेशन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं. तो बेसिकली यूट्रोफिकेशन की अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो अगर हम उसके कंट्रोल की बात करें तो सबसे पहले तो आप इसका कॉज समझो ना कि ये आया कैसे. तो हमने बोला कि यूट्रोफिकेशन का मतलब है गुड फूड, अच्छा न्यूट्रिएंट था. अगर अच्छे न्यूट्रिएंट ही नहीं होते तो काइंड ऑफ हमारे पास वहाँ पर कभी एल्गी ग्रो ही नहीं हो पाती. तो काइंड ऑफ अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि जो न्यूट्रिएंट्स ग्रो हो रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स को वाटर बॉडीज़ तक नहीं पहुंचने देंगे. अगर हम न्यूट्रिएंट्स को वाटर बॉडीज़ तक नहीं पहुंचने देंगे तो बहुत ही ऑब्वियस है हमारी एल्गल ब्लूम भी नहीं होगा. सो कुछ ऐसे ही इसके कंट्रोल भी हैं. तो अगर हम इसको देखें तो पहला कंट्रोल तो ये लिखा हुआ है कि जब आप
डिस्पोज, ये वाला पॉइंट देखिए, आई एम मार्किंग इट। जब आप जस्ट अ मिनट, या जब आप डिस्पोज करते हो, जब आप ये लिखा हुआ है कि जब आप एक ऑर्गेनिक मैटर को डिस्पोज करते हो वाटर बॉडी में, तो आप उसमें से वो जो मिनरल्स हैं उनको निकाल लो, लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो मान लो मैं फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रही हूँ, या मैं मान लो डिटर्जेंट्स का यूज़ करूँ। पता है आपको कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो फॉस्फेट का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो जब मैं डिटर्जेंट्स को यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता है उसमें भर भर के फॉस्फेट है, एंड विच इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रेंट। अगर मैं अपने डिटर्जेंट में से इस पर्टिकुलर फॉस्फेट वाले न्यूट्रेंट को निकाल दूंगी, तो वो डिटर्जेंट्स जब हमारी वाटर बॉडी में पहुंचेंगे, वो यूट्रोफिकेशन कर ही नहीं पाएंगे। सो यही है कि बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ योर एनी ऑर्गेनिक मटेरियल, जस्ट ट्राई टू रिमूव दोज नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जैसा सब्सटेंस फ्रॉम योर ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे कि हमने डिटर्जेंट्स की एग्जांपल ली, तो डिटर्जेंट्स की एग्जाम्पल में क्या बोला, अगर हम उसमें से फॉस्फेट निकाल देंगे तो हमारे यूट्रोफिकेशन के कॉन्सेप्ट को हम रोक पाएंगे। इन शॉर्ट यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर वो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर मिनरल से प्रॉब्लम होती है, उस मिनरल्स को यूज़ करना कम करें, या अगर आप उसको यूज़ करते ही हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स तो करना ही होता है ना यूज़, कपड़े कैसे धुलेंगे, पर कोशिश करिए कि उसमें से फॉस्फेट को बाहर निकाल दीजिए। अदरवाइज आप क्या करें, आपको पता है कि एल्गल ब्लूम की वजह से हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं गुड फूड आता है, एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, एंड एल्गी ग्रोथ होने के बाद क्या करती हैं, हमारे पास कमी कर देती हैं ऑक्सीजन की फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम ऐसा करें कि हम एल्गीसाइड्स का यूज़ करें, अब एल्गीसाइड्स में वी हैव एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज़ अ एल्गीसाइड जिसका अगर हम यूज़ करें तो वो ग्रो नहीं होने देती है हमारी एल्गी को। तो दीज आर द कंट्रोल जिसमें हम नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को रिमूव कर सकते हैं डिटर्जेंट से बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, एंड हम एल्गीसाइड्स लाइक कॉपर सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है इफेक्ट। मान लो कि किसी वाटर बॉडी में यूट्रोफिकेशन हो गया, अगर हो गया तो क्या, तो अगर हो गया यूट्रोफिकेशन तो होगा क्या, जैसे कि हमने बोला था कि ये अगर हमारे पास वाटर बॉडी है, यहाँ पर एल्गी ग्रो हो जाती हैं, जब वो डिके करती है, मान लो ये एल्गी थी, ठीक है, अब ये ग्रो हुई, ये डिके हुई, ये एल्गी ने पूरी लेयर बना ली, तो ऐसे करके ना और एल्गी आई, अगेन यूट्रोफिकेशन हुआ, एल्गी लेयर बनेगी, तो इस पर्टिकुलर लेयर का नाम होता है स्लाइम लेयर। तो ये एल्गी ना स्लाइम लेयर बना लेती है। आप खुद समझे कि अगर ये कोई एरिया है, मैंने उस एरिया को कवर कर लिया ऐसे करके, तो लाइट वहाँ पे आ नहीं पाएगी ना, पास डाउन नहीं हो पाएगी। तो जब यूट्रोफिकेशन होता है, एल्गी डिके वगैरह करती हैं, तो लाइट की पेनिट्रेशन, मतलब लाइट उस स्लाइम लेयर की वजह से एंटर करना बहुत ही कम कर जाती हैं, ठीक है। सो ये यूट्रोफिकेशन से होता है कि ये मान लो ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो हो गई हैं, जब एल्गी ग्रो हो गई हैं तो लाइट ही नहीं आ पाएंगी। सो ये इसका इफेक्ट है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा एल्गी एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो हो जाती है ना, तो वहाँ पर जब वो डिके करेंगी तो ऑब्वियस है ना, एक डेड मास पड़ा होगा, तो डेड मास से तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, तो वो उस एरिया में बहुत स्मेल हो जाएगी, एंड जो बाकी वाटर बॉडी में स्पीशीज़ है ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एल्गी सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाएंगी फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर इट्स डिकेइंग एंड ऑल द थिंग्स, एंड अल्टीमेटली वाटर बॉडी में जो बाकी एक्वेटिक स्पीशीज़ रहती है ना, दे विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ सफोकेशन, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है ना, तो ऑक्सीजन नहीं है तो सफोकेशन तो होगी, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम तो होगी, तो वो वाटर बॉडी वेस्ट बन जाएगी। खुद समझिए कि एक पानी है और वो पानी गंदा है, हम उस पानी को यूज़ करना नहीं चाहिए ना। तो यूट्रोफिकेशन में भी तो यही हो रहा है कि जो भी हमारी वाटर बॉडी है, बस वाटर बॉडी में एल्गे की एक्सेसिवली ग्रोथ हो रही है, तो जब एल्गे की एक्सेसिवली ग्रोथ हो रही है तो हम उस वाटर बॉडी को यूज़ ही नहीं करना चाहेंगे, तो वेस्ट वाटर बॉडी बन जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी फॉर अदर स्पीशीज़ एज वेल एज स्लाइम लेयर बन जाएगी जो एल्गे की पेनिट्रेशन को कम करेगी, सफोकेशन हो जाएगा और स्मेल हो जाएगी। सो ये थे उसके इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग होता है कि यूट्रोफिकेशन का कॉज क्या है, मतलब हम कब से बोल रहे हैं यूट्रोफिकेशन, बट एक रूट कॉज तो पता चल ही गया ना हमें, बट ये थोड़ा लिखने के लिए अगर क्वेश्चन आ ही जाता है फॉर एग्जांपल, तो एक कॉज तो हमें पता लग गया कि जो भी मिनरल्स हैं हमारे वो यूट्रोफिकेशन का कॉज हैं। तो दो तरह के कॉज हो सकते हैं, एक हो सकता है नेचुरल कॉज, एक हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक कॉज। नेचुरल मतलब होता है जो खुद ब खुद हो जाए, और एंथ्रोपोजेनिक होता है जो हमारी वजह से हो, जो मैन मेड सोर्स की वजह से हो। अब देखो नेचुरल कॉज में हमारे पास यूट्रोफिकेशन का क्या कॉज हो जाता है कि नेचुरली क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज होगा, कोई लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट है वो अब डिकम्पोज हो गया खुद ब खुद, तो वो नेचुरल कॉज है, तो वो तो खुद ब खुद डिके हो जाएगा, उसको तो कोई मिनरल्स पे नहीं दिए हमने। और एंथ्रोपोजेनिक में तो हम डिस्कस करके आए, डिटर्जेंट्स हमारे, फिर सीवेज जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी होता है। तो दीज ऑल वर द समरी ऑफ द होल टॉपिक। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देते हैं, ये मैंने स्लाइड
रखी थी इसी के लिए कि यूट्रोफिकेशन को पूरा रिवाइज करवाने के लिए। तो यूट्रोफिकेशन इस स्लाइड में मैं पूरी रिवीजन दे देती हूँ। तो यूट्रोफिकेशन में सबसे पहले हमने डिस्कस करा ये होता है यूट्रोफिकेशन में कि जब हमारे पास कोई भी न्यूट्रेंट इंक्रीज हो जाते हैं। अब न्यूट्रेंट इंक्रीज कैसे होते हैं वो उसके कॉज के टॉपिक में आता है कि कोई प्लांट नेचुरली डिकम्पोज हो गया तो न्यूट्रेंट इंक्रीज होंगे, या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ने हमने डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करे न्यूट्रेंट इंक्रीज होगी। इसकी वजह से क्या हुआ, अब इससे यूट्रोफिकेशन होगा जिसमें क्या होता है कि हमारी वाटर बॉडी में एल्गी डिके करती है। जब एल्गी डिके करती है बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वो वाटर बॉडी वेस्ट बनती है और ये उसका कॉज भी हो गया। अब कंट्रोल कैसे करा हमने, कंट्रोल के लिए भी स्टडीड कि हम उसमें एल्गीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। एल्गीसाइड्स बेसिकली ऐसी तरह का यू कैन से केमिकल होता है जो आपके एल्गी को मारती है। इंसेक्टिसाइड ऐसे तरह का केमिकल जो इंसेक्ट्स को मारे। तो एल्गीसाइड में एग्जाम्पल किसकी डिस्कस करी हमने, कॉपर सल्फेट की। सो आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर। सो थैंक यू।